दो मुख्य प्रकार बताए हैं, भौतिक और रासायनिक। सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर जब सवाल आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, होता है। तो इन दोनों में असल और बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, इसे एक बहुत ही सरल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक बिस्किट है। ठीक है। अगर आप उसे तोड़कर 2 या 4 टुकड़ों में कर दें, तो वो रहेगा तो बिस्किट ही, है ना? ठीक है। बस उसका आकार बदल गया। हाँ, उसका केमिकल तो नहीं बदला। बस यही है भौतिक अपक्षय। चट्टान छोटे टुकड़ों में टूटती है, लेकिन उसकी केमिस्ट्री नहीं बदलती। अच्छा। हाँ, अब सोचिए आपके पास लोहे की एक कील है और आप उसे बारिश में बाहर छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होगा? उस पे जंग लग जाएगा। हाँ, अब वो सिर्फ लोहा नहीं है, वो आयरन ऑक्साइड बन चुका है, एक नया केमिकल कंपाउंड। ये है रासायनिक अपक्षय। अच्छा, तो एक में सिर्फ टूट फूट है और दूसरे में एक पूरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये बहुत अच्छे से समझ आया। हम्म एडॉब में भौतिक अपक्षय का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है अपशल्कन या एक्सफोलिएशन। जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं। हाँ, भारत के भूगोल में हम इसे असल में कहाँ देख सकते हैं? एक्सफोलिएशन का क्लासिक उदाहरण आपको दक्षिण भारत के पठारों पर मिलेगा। तेलंगाना, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में। वहाँ जो विशाल ग्रेनाइट के गुंबद दिखते हैं, वो इसके बेहतरीन उदाहरण है। ओके। वहाँ होता क्या है कि दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। दिन में तेज धूप से चट्टान की बाहरी सतह गर्म होकर फैलती है और रात में तेजी से ठंडी होकर सिकुड़ती है। अब हजारों साल तक जब ये फैलने सिकुड़ने का चक्र चलता रहता है, तो बाहरी परतें कमजोर होकर प्याज के छिलकों की तरह उखड़ने लगती हैं। अच्छा, तो ये प्रक्रिया सिर्फ सतह पर होती है, चट्टान अंदर से वैसी रहती है? बिल्कुल। अब अगर रासायनिक अपक्षय की बात करें, तो किताब में ऑक्सीकरण का जिक्र है, जो आपके जंग वाले उदाहरण जैसा ही है। भारत में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है? तो ऑक्सीकरण के लिए 2 चीजें चाहिए, नमी और गर्मी। राइट। तो जाहिर है ये उन इलाकों में ज्यादा होगा जहां बारिश बहुत होती है और तापमान भी ज्यादा रहता है। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर पठार। एकदम सही। भारत के पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो गहरी लाल और पीली लैटराइट मिट्टी मिलती है, वो ऑक्सीकरण का ही नतीजा है। अच्छा। वहां की चट्टानों में लौह खनिज होते हैं। जब लगातार बारिश का पानी और हवा उन खनिजों के संपर्क में आते हैं, तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे मिट्टी को उसका लाल भूरा रंग मिलता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। जीसी लियोंग में लिखा है कि रासायनिक अपक्षय ट्रॉपिकल इलाकों में बहुत प्रभावी होता है। तो क्या इसका मतलब है कि ठंडे या सूखे इलाकों में लगभग नहीं होता? लगभग नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उसकी दर बहुत बहुत धीमी हो जाती है। ठंडे इलाकों में भौतिक अपक्षय का एक दूसरा रूप ज्यादा प्रभावी होता है। कौन सा? इसे तुषार क्रिया या फ्रॉस्ट एक्शन कहते हैं। जब चट्टानों के दरारों में पानी भर जाता है और रात में तापमान 0 से नीचे जाने पर वो बर्फ बन जाता है। तो वो फैलता है? हाँ, फैलने के कारण चट्टान पर जबरदस्त दबाव डालता है। यही प्रक्रिया बार बार होने से चट्टान टूट जाती है। अच्छा, तो हिमालय के ऊंचे इलाकों में जो सड़कें टूटती हैं या चट्टानें खिसकती हैं, हाँ, वो अक्सर इसी वजह से होता है। बिल्कुल। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से। मतलब भूगोल तय कर रहा है कि दक्षिण भारत में चट्टानें कैसे टूटेंगी और हिमालय में कैसे। सही कहा। यहीं पर मुझे एक और सवाल आता है। किताब में जैविक अपक्षय यानी बायोलॉजिकल वेदरिंग का भी जिक्र है। अब अगर जड़ों का दबाव चट्टान को तोड़ रहा है, तो ये तो भौतिक हुआ। और अगर सूक्ष्म जीवों का एसिड उसे गला रहा है, तो वो रासायनिक हुआ। हाँ, तो फिर इसे अलग जैविक श्रेणी में क्यों रखा गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये दिखाता है कि आप कॉन्सेप्ट की गहराई में जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा। जैविक अपक्षय कोई तीसरा अनोखा तरीका नहीं है। ये असल में भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को करने वाला एक एजेंट है। एजेंट मतलब जब हम कहते हैं जैविक अपक्षय, तो हमारा मतलब होता है कि अपक्षय का कारण कोई जीवित जीव है, पौधा, जानवर या सूक्ष्म जीव। लेकिन वो जीव भी इसे करता भौतिक या रासायनिक तरीकों से ही है। अच्छा। इसे अलग श्रेणी में इसलिए रखते हैं ताकि हम उस एजेंट के रोल को समझ सकें। ठीक है, तो ये वर्गीकरण कैसे हो रहा है, इससे ज्यादा कौन कर रहा है पर आधारित है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। अब हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, पर असली परीक्षा तो तब होती है जब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को 4 विकल्पों के बीच उलझा कर पूछ लिया जाए। प्रीलिम्स में तो यही होता है ना? बिल्कुल। प्रीलिम्स ज्ञान